हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड में हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा सकते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और मेजर प्रोडक्ट कौन से कंडीशन में क्या बनता है उसके ऊपर भी हमारा यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं बेंजीन पे। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता दूँ तो जैसे मान के चलिए ये मेरे पास एक बेंजीन का रिंग है, उस पर एक हाइड्रोजन लगा है। अगर हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में हटाओगे, अगर हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में हटाओगे और उसके जगह पे किसी और इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो H+ क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, और एक इलेक्ट्रोफाइल के जगह पे आपने दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है बेंजीन के रिंग की। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले देखिए, हम फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अब फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन पे एक OH ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि सबसे पहले बच्चों ये जो फिनॉल है उसमें जो OH ग्रुप है उसके पास है लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन के साथ बना रहा है कॉन्जुगेशन, और उस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा कि इस बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जब फिनॉल के अंदर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर जब ये कॉन्जुगेशन में आएगा बेंजीन के रिंग के साथ तो नेगेटिव चार्ज ये कहाँ पे देगा, इनिशियली देगा ऑर्थो पे। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आएगा तो नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा पैरा पोजीशन पे। फिर आपका जो पैरा है, पैरा पे जो नेगेटिव चार्ज आया है ये फिर से यहाँ पे कॉन्जुगेशन बनाएगा और कॉन्जुगेशन बना के यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज दोबारा से ऑर्थो को दे देगा। मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि OH ग्रुप ने जब अपना लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में लगाना शुरू किया तो यहाँ पे इसने नेगेटिव चार्ज अपने यहाँ पे रेस्पेक्ट में कौन कौन से पोजीशन पे देना स्टार्ट किया, ऑर्थो पे। ये ऑर्थो पोजीशन है OH का, ये पैरा पोजीशन है और ये फिर से ऑर्थो पोजीशन है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा फिनॉल है उसके अंदर जो OH ग्रुप है, सिंस ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन के साथ, उसका इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉन्जुगेशन में है। और जब कोई ग्रुप आपका कॉन्जुगेशन में होता है और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है बच्चों, +M जैसा। तो एक तो ये OH ग्रुप +M है, और जितने भी +M ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे डायरेक्ट करते हैं अपने रिस्पेक्ट में, या तो ऑर्थो पे अटैक करवाते हैं या तो पैरा पे अटैक कराते हैं। मतलब OH ग्रुप अगर बेंजीन पे रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करना प्रेफर करेगा या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना यहाँ पे जो भी मैंने बातें बताई बस इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि OH ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप है। एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा जब बेंजीन पे प्रेजेंट होगा तो उनके प्रेजेंस में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे आता है या तो पैरा पे आता है, मेटा पे अटैक नहीं करता है। मेटा पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल तभी करता है जब बेंजीन पे कैसा ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप होगा। और ये सारी बातें बच्चों में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ जब मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव +M या फिर -M के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया है कि कब आपको ऑर्थो और पैरा पे अटैक कराना है इलेक्ट्रोफाइल को और कब आपको मेटा पे अटैक कराना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों कि अगर आप फिनॉल का, ये हमारा फिनॉल है, अगर इस फिनॉल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हो तो कंसनट्रेटेड HNO3 सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि नाइट्रेशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों ये होता है NO2+। और जब हमारा एसिड कंसनट्रेटेड होता है, HNO3 आपका कंसनट्रेटेड होगा तो ये NO2+
हर एक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ पे कंपाउंड बनाएगा जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, इसी का कॉमन नेम क्या है बच्चों? पिक्रिक एसिड है। और इस पिक्रिक एसिड का हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है। तो ये कंपाउंड हमारा बनता है जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 को यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, अगर आपको क्वेश्चन में डाइल्यूट HNO3 दिया है तो यहाँ पे ट्राई नाइट्रेशन नहीं होगा, अब 3 NO2 का अटैक नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही NO2 प्लस का अटैक होगा। या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पे या तो पैरा पे करेगा। तो एक बार ऑर्थो पे अटैक करेगा तो इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कहेंगे, और जब पैरा पे अटैक करेगा तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चंस यहाँ से भी कई बार आ चुके हैं नीट एंड जेईई में। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इस केस में मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर जो हाइड्रोजन है OH का और NO2 का जो ऑक्सीजन है, ये आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में एसोसिएटेड होता है। तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने की वजह से जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये मेजर होता है इस नाइट्रेशन के दौरान एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। अब ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है बच्चों, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहा जाता है बच्चों? एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो विद इन द सेम मॉलिक्यूल ही बनता है, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही डिफरेंट ग्रुप के अंदर, जैसे ये ही मॉलिक्यूल है, इसी में OH और NO2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका विद इन द सेम मॉलिक्यूल होता है, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जब बनता है, तो उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं। अब रही बात पैरानाइट्रोफिनॉल की, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें एक मॉलिक्यूल का NO2 और दूसरे मॉलिक्यूल का OH आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, तो इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ देखिए किसी और मॉलिक्यूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल ही बन गया है। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? तो सबसे पहली बात बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ सकती है। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किसका ज़्यादा होगा? सबसे पहले देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। तो जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी आपकी ज़्यादा होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल का ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पे आपके दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इन्वॉल्व है, वहाँ पे मास काफ़ी ज़्यादा होगा, मोलर मास ज़्यादा होगा। एंड मोलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मोलर मास के। तो इसीलिए यहाँ पे अगर मोलार मास ज़्यादा है पैरानाइट्रोफिनॉल वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने की वजह से, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होगा। अब रही बात वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर और मोलार मास जो है ये मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दौरान भी, सोल्यूशन चैप्टर के दौरान भी आप लोगों को बताया है कि जो आपका वेपर प्रेशर है बच्चों और जो बॉइलिंग पॉइंट है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल को ज़्यादा कह रही हूँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के कंपैरेटिवली, तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? पैरा का ऑर्थो से कम हो जाएगा, मतलब ऑर्थो का पैरा से ज़्यादा होगा। और जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वोलेटिलिटी भी उसकी ही ज़्यादा होती है। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में वोलेटिलिटी भी पूछा जा सके। तो वोलेटिलिटी जो होगी बच्चों किसकी ज़्यादा होगी? ऑर्थो वाले फॉर्म की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पैरा फॉर्म। तो ये 3 बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट जो कि पैरा का ज़्यादा होता है ऑर्थो से, फिर होता है वेपर प्रेशर जो कि जस्ट ऑपोजिट है बॉइलिंग पॉइंट का, और वोलेटिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? जिसकी वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होती है।
सेकेंड है बच्चों यहाँ पर रिएक्शन विथ ब्रोमीन, मतलब ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। तो नाइट्रेशन में बच्चों क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर कंसनट्रेटेड HNO3 दिया होगा तो पिक्रिक एसिड बनेगा, मतलब तीनों ही पोजीशन, दोनों ऑर्थो एंड पैरा तीनों जगह पे NO2+ का अटैक होगा और यहाँ पे पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बट जब डाइल्यूट एसिड आपको दिया जाएगा तो एक ही जगह पे अटैक होगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, बट ऑर्थो वाला पैरा से ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो चुका है। रही बात बच्चों ब्रोमिनेशन की, तो ब्रोमिनेशन के अंदर हमें इलेक्ट्रोफाइल ध्यान में रखने हैं। इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होता है बच्चों? Br+ होता है। अब यहाँ पे दो केसेस आपसे दिए जा सकते हैं। पहला केस, अगर कार्बन डाइसल्फाइड आप लेते हो सॉल्वेंट के तौर पे, अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड लेते हो तो कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में जो Br+ का अटैक होगा वो सिर्फ एक ही पोजीशन पे होगा, या तो ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा, आउट ऑफ विच पैरा वाला जो प्रोडक्ट यहाँ पे है वो मेजर है आपका। तो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला बनता है बच्चों। जितने भी मोस्टली आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं बच्चों, जहाँ पे ऑलरेडी कोई ग्रुप अगर आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, आपका जो ऑर्थो प्रोडक्ट है और पैरा प्रोडक्ट है दोनों बनते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरा वाला प्रोडक्ट ही आपका मेजर होता है। बट ऑर्थो वाले प्रोडक्ट आपके कब कब हो जाते हैं ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा मेजर अमाउंट में कब कब बनते हैं? जब वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिल गई या किसी और फैक्टर की वजह से स्टेबिलिटी मिल गई, तब जाके ऑर्थो वाले प्रोडक्ट को फेवर करता है। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं वो पैरा वाले ही होते हैं। तो यहाँ भी पैरा वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर ब्रोमिनेशन आपको वाटर के प्रेजेंस में कराना है, जिसको हम ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल तो आपका Br+ ही है, लेकिन सॉल्वेंट आपका यहाँ पे क्या है? जो यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड था बच्चों, ये नॉन पोलार सॉल्वेंट था। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको मैं कहूँ तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइसल्फाइड का। मतलब अगर मैं यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट की बात करूँ तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 है। और कैसे डाइपोल मोमेंट बच्चों निकालते हैं, इसके लिए भी मैंने बहुत ही सिंपल सा लेक्चर बनाया है, सिंपल सा ट्रिक्स वाले लेक्चर बनाए हैं, जिसमें आप पता लगा सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलार है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलार है, किसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ये सारी बातें मैंने कर रखी है। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि कैसे आपको पता लगाना है कि मॉलिक्यूल आपका पोलार है या नहीं है, तो उसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा ट्रिक्स बनाए हैं। आप वहाँ पर जाके रेफ़र कर सकते हैं, जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है बच्चों, ये आपका नॉन पोलार है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं? लंडन फोर्स। मतलब किसी भी दो Br2 मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा? लंडन फोर्स, या फिर इंड्यूस डाइपोल आप कह सकते हैं, या डिस्पर्शन फोर्स आप कह सकते हैं। और जो ब्रोमीन है बच्चों, ये ब्रोमीन भी आपका क्या है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस आपकी 0 है, तो ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये एक नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो बेसिकली दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में दोनों चीज़ें मौजूद हैं एक साथ। कार्बन डाइसल्फाइड आपका सॉल्वेंट है, जिसमें ब्रोमीन आपने रखा है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स है, जिससे Br+ आपको मिलेगा। तो एक्चुअली में ये जो हमारा Br2 मॉलिक्यूल है और जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड है, दोनों के बीच में किस तरह की फोर्स लगेगी बच्चों? तो दोनों के बीच में डिस्पर्शन फोर्स लगेगी, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और किसी भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह की फोर्स लगती है? लंडन फोर्स, या डिस्पर्शन फोर्स, या इंड्यूस डाइपोल फोर्स लगती है। अब इसका क्या मतलब है उसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे जब मैं इसकी बात करूँगी यहाँ पे। अब देखो बच्चों, जब वाटर यहाँ पे आपको सॉल्वेंट के तौर पे दिया जाएगा, तो वाटर क्या है? एक पोलार मॉलिक्यूल है। और पोलार मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? डेल्टा+ डेल्टा- होता है, मतलब एक डाइपोल होता है। तो बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल किस तरह के फोर्स लगेंगे? डाइपोल फोर्स लगेंगे। तो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ डाइपोल इंटरेक्शंस में होंगे। और रही बात ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन आपका यहाँ पे क्या है? जैसे कि ऊपर बताया था कि यहाँ पे ये भी आपका नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर के अंदर किस तरह की फोर्स लगेंगी? लंडन फोर्स लगेंगी। अब गौर से देखिए बच्चों कि एक आपका यहाँ पे ब्रोमीन है जो कि नॉन पोलर है, और वाटर क्या है? पोलार है। बट ऊपर में क्या था? दोनों ही नॉन पोलार थे। तो
अगर आपसे मैं पूछूं कि कहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होगी दो पार्टिकल के बीच में, तो इंटरेक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगी। नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में जैसा इंटरेक्शन होगा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहाँ पे होगा, एक नॉन पोलर और एक पोलर के बीच में। तो जहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे इस बॉन्ड के ब्रेक होने के चांस ज़्यादा होंगे। मतलब ये जो ब्रोमीन है ये जब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करेगा तो उस अट्रैक्शन के दौरान इसके बॉन्ड टूटेंगे। अगर ये ब्रोमीन लेटेस है और ये हाइड्रोजन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुआ तो जितना ज़्यादा ये स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा, और जब बॉन्ड वीक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करना काफ़ी इजी हो जाएगा। और जब बॉन्ड इजीली ब्रेक किया जाएगा तो काफ़ी सारे Br+ मिलेंगे बच्चों, और जब काफ़ी सारे Br+ मिलेंगे तो यहाँ पे जो आपका OH का हर एक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है वहाँ पे Br+ अटैक करेगा और यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर बच्चों यहाँ पे ब्रोमीन और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है अगर उनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन भी सोल्यूशन में ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको Br+ मिलेंगे। और जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा होगा तो फिनॉल के हर एक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे उसका अटैक होगा और इस तरह का एक कंपाउंड मिलेगा जिसको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कहते हैं। लेकिन ऊपर में क्या था बच्चों, Br2 और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों ही नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, और वीक अट्रैक्शन होगा तो ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड उतने आसानी से नहीं टूटेंगे। मतलब Br+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो सोल्यूशन में काफ़ी कम रहेगा, और जब Br+ का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कम रहेगा तो इसका मतलब ये है कि या तो Br+ सिर्फ ऑर्थो पे जाना चाहेगा या तो पैरा पे जाना चाहेगा। बट उसमें भी मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा है बच्चों, पैरा वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होता है। और जब आप वाटर लोगे तो वाटर के अंदर रीज़न मैंने बता दिया है कि नॉन पोलर एंड पोलर के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो Br2 मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे तो उस अट्रैक्शन के दौरान ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड आपका वीक होता चला जाएगा और बहुत ही आसानी से टूटेगा, और उसके ब्रेक होने से काफ़ी सारे Br+ का इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है बच्चों यहाँ पे सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, जो फिनॉल है उसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं। यहाँ दो केसेस आपको ध्यान में रखना है, एक तो लो टेम्परेचर आपसे पूछा जाएगा, एक हाई टेम्परेचर पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सल्फोनेशन में बच्चों, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा SO3 होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिए कि लो टेम्परेचर में वैसे तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ऑर्थो पे भी अटैक करेगा, पैरा पे भी अटैक करेगा। तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो के भी बनने के चांसेस है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे पैरा के भी बनने के चांसेस हैं। तो आप लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाओगे तो भी ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा वाला प्रोडक्ट, और हाई टेम्परेचर पे करवाओगे तो भी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट को बना के देगा। बट यहाँ पे मेजर और माइनर में डिफरेंस है। अब मेजर और माइनर को याद कैसे रखें एग्जाम में, तो बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको बता रही हूँ ताकि आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। एक्चुअली में आप याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए जो हमारा बच्चों लो टेम्परेचर है उस पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है हमारा और ये जो ऑक्सीजन है सल्फोनिक ग्रुप का SO3H ग्रुप का, जब ये SO3 अटैक करेगा तो ऑर्थो पे SO3H लगाएगा या तो पैरा पे SO3H लगाएगा। ठीक है, दोनों तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। बट ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो लो टेम्परेचर पे मेजर होता है बिकॉज ऑफ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिनॉल का जो हाइड्रोजन है और SO3H का जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में एसोसिएटेड होता है। अब रही बात यहाँ पे लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर पे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आपका मेजर हो जाएगा और पैरा वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर आपको दिया है क्वेश्चन में, तो हाई टेम्परेचर में याद कैसे रखें, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉन्ड के ब्रेक होने के चांस होते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे अगर बॉन्ड के ब्रेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बन रहा था वो चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। तो इसीलिए
यहाँ पे अब ऑर्थो वाले को हम मेजर नहीं कहेंगे, बल्कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो ये बस आप लोगों को मैंने यहाँ पे लॉजिक दिया है आप लोग को याद रखने के लिए, ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना रहें कि कहाँ पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, कहाँ पे पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। लो टेम्परेचर पे याद रखिए कि बॉन्ड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसलिए ऑर्थो मेजर है, पैरा माइनर है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने के चांस होंगे, इसलिए पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे लिए मेजर हो जाएगा और ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे लिए माइनर हो जाएगा। एंड लास्ट है बच्चों फिनॉल। तो फिनॉल के अंदर जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो नहीं होती है, ना अल्काइलेशन होती है, ना असाइलेशन होती है। और रीज़न इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। होता क्या है एक्चुअली में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, जैसे मान के चलिए मैं फिनॉल का अल्काइलेशन कराना चाहती हूँ, तो अल्काइलेशन में आप क्या करोगे, किसी अल्काइल हैलाइड को यूज़ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब फिनॉल के पास जो OH है उसके पास है लोन पेयर, तो ये क्या करता है, एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ डेटी बॉन्ड बना लेता है, और उस डेटी बॉन्ड के बनने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाती है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। और उस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से क्या होता है कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप बन जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप बन जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ पे आसानी से अटैक नहीं करने देगा। तो यही रीज़न है कि फिनॉल आपका बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो ऑक्सीजन का है ये आपका डेटिव बॉन्ड बना लेता है किसके साथ, लुईस एसिड के साथ। और कौन सा लुईस एसिड हम यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो ये बच्चों 4 इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि फिनॉल के केस में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो समझ में आए, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। एंड जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब मेरे चैनल को, आप लोग कर सकते हैं, ताकि आपको और भी ज़्यादा वीडियोस फ्यूचर में मिल सके। थैंक यू वेरी मच।